नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं शीशलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह से मांगों के पक्ष में सीएम गहलोत से बात करने की कही। गौरतलब है कि बीते 55 दिनों से करीब 1100 से अधिक मंत्रालय कर्मचारी शिवप्रत जयपुर में महापड़ाव कर अनशन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की बेरुखी इन्हें अपना आंदोलन तेज करने पर मजबूर कर रही है। जिला प्रवक्ता ठाकुर सिंह ने बताया कि कर्मचारियों की मांग है कि पदोन्नति वरिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 2800 के स्थान पर 3600 की जाए, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड पे 4200 की जाए और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को पे ग्रेड 4800 मिले। इसके अलावा दूसरी जो जरूरी मांग है वो मंत्रालय कर्मचारियों का वेतन और प्रमोशन दोनों ही सचिवालय कर्मचारियों के बराबर हो, क्योंकि सभी एक ही परीक्षा पास कर नियुक्ति पाते हैं। जिला प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व मंत्री ने सीएम से इस संबंध में वार्ता करने का आश्वासन दिया है। आज हम माननीय भंवर साहब से हमने निवेदन किया है। राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी पिछले 55 दिन से जयपुर के सिपरा पद पर अपनी जायज़ मांगों के पक्ष में महापड़ाव डालकर बैठा हुआ है। तो माननीय भंवर साहब से हमने मुलाकात कर उनसे निवेदन किया है कि वो माननीय सीएम साहब से हमारे मांगों के पक्ष में बात करें और हमारी समस्याओं का निदान करावें। मुख्य मांग क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांग है सचिवालय के समान वेतनमान और एलडीसी की जो वेतन है वो 25,500, हमारी योग्यता ग्रेजुएशन, ये हमारी मुख्य मांग है। अभी भंवर साहब ने क्या आश्वासन दिया? भंवर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि थोड़ी देर में फ्री होने के बाद मैं सीएम साहब से फोन पर वार्ता करूंगा और इससे पहले भी इस बारे में मेरी सीएम साहब से वार्ता हो चुकी है। रीट भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर युवाओं के एक दल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए युवाओं ने बताया कि रीट भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करते समय सरकार ने अध्यापक भर्ती लेवल 2 में 15,500 पदों को दुगना कर 31,500 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की थी, लेकिन विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी करते समय अध्यापक भर्ती लेवल 2 के 4,500 पद यह कहते हुए कम कर दिए कि विभाग में पद खाली नहीं है, लेकिन परिणाम आने से पहले डीपीसी करके 4500 पद जोड़ दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक यह पद नहीं जोड़े गए, जो कि बेरोजगारों और लंबे समय से तैयारी कर रहे युवाओं के साथ धोखा है। इसलिए नई भर्ती में 12,000 पद वृद्धि, सर्विसमैन के बैकलॉग पदों के अलग से वृद्धि सहित प्रथम, द्वितीय और तृतीय ग्रेड पदों को क्रम से नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सीएम और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रीट के अंदर पद को बढ़ाया जाए। ये बढ़ाने की बात इसलिए छात्र काफ़ी कम से कम 3.5 साल हो गए कंटिन्यूसली आ रही है, जा रही है, रद्द हो रही है, फिर आती है, कभी पेपर निकल जाता है। हमेशा हर साल छात्र बढ़ रहे हैं, तो छात्र बढ़ रहे हैं तो पद तो बढ़ने चाहिए, लेकिन हर बार वही कभी 25,000 के ऊपर आता है, कभी 20,000 के, हर बार कोलैप्स ही करते ला रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि छात्रों के हित का ध्यान रखा जाए। जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनको जो सीट का पद की मांगी गई है वो पूरी की जाए और पद को बढ़ाया जाए, कम से कम नहीं तो 4,500 जाए। और विशेष शिक्षा के तौर पर भी उन्हें भी विशेष शिक्षा में बच्चों को जो भी शिक्षक नहीं मिल रहे हैं उनको शिक्षक की अवेलेबिलिटी कराई जाए। तो इसके तौर पर उन्हें पद को बढ़ाने के लिए मांग रखते हैं, पूरी मांग करते हैं। पानी की समस्या के चलते अलवर में आए दिन सड़कों पर महिलाओं के द्वारा रोड जाम किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को वार्ड नंबर 35 के पार्षद और नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन कमलेश सैनी के नेतृत्व में मिनी सचिवालय से कुछ दूरी स्थित भवानी तोप चौराहे पर महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर रोड जाम कर दिया। इस दौरान करीब 1 से सवा घंटे चले घटनाक्रम के कारण रोड के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और महिलाओं से समझाइश की, लेकिन महिलाएं अपनी बात को लेकर अड़ी रही। रोड जाम कर रही महिलाओं का कहना था कि बड़ी मुश्किल से सांसद कोटे से पानी की टंकी स्वीकृत कराई गई, अब उसे क्षेत्र के दबंगों द्वारा कनेक्शन नहीं करने दिया जा रहा। इसे लेकर पूर्व में भी कई बार जलदाय विभाग और संबंधित थाना पुलिस में शिकायत दी गई, लेकिन दबंगों के दबाव में आकर दोनों ही विभाग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मजबूरन इस गर्मी में सड़क पर बैठना पड़ा ताकि जिले के प्रशासनिक अधिकारियों सहित जिला कलेक्टर समस्या से अवगत हो और समस्या का निस्तारण हो सके। महिलाओं ने कहा कि क्षेत्र के लोग पीने के पानी के लिए इस कदर परेशान है कि सुबह सुबह सारे काम छोड़कर पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता है। कोई साइकिल पर तो कोई रिक्शा लेकर पानी लेकर जाता हुआ नजर आता है। रोड जाम को लेकर नगर परिषद आयुक्त मनीष फौजदार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान होता है, रोड जाम करना समस्या का समाधान नहीं बल्कि जनता को परेशान करना। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कदम उठाते हैं जो कि सरासर गलत है। क्या मुझे तो सिंपल यहाँ से निकल रहा था तो मैंने इनसे पूछा क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने आज तक तो बताया नहीं क्यों प्रॉब्लम है इनको। ठीक है ना, अचानक जाम लगा दिया है तो ये गलत है।
इस तरीके से आपने, अगर आपकी कोई समस्या है तो सबसे पहले अपने बताना चाहिए सबसे पहले। बिना बताए और किसी रास्ते को अवरुद्ध कर देना तो कानून का मखौल उड़ाना है। ऐसे लोगों विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो केवल राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। अब आपने समझाया तो क्या? समझाइश करने के बाद उनको बता दिया तुम्हारी कोई समस्या हमारे पास आओ, समाधान कर देंगे। आपको रोड पे आके जाम लगाने की जरूरत क्या है? पानी की टंकी से उसको रखवाना चाहिए या फिर नहीं? पहले पता तो चले समस्या क्या है। आज तक समस्या नहीं बताई इन्होंने, अचानक रोड पे जाम लगा दिया है। कह रहे हैं थाने गए थे, थाने वाले थोड़ी करेंगे, हम करेंगे इस चीज को। भाई क्या करना है क्या नहीं करना है जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज तक किसी को बताया ही नहीं इन लोगों ने, अचानक जाम लगा दिया है। बता रहे हैं कोई पूर्व पार्षद है, गलत बात है ये। हमारे नीचला मोहल्ला सोनावा की डोंगरी, जिसमें सांसद कोटे से, जब मैं पार्षद थी उस टाइम पे सांसद कोटे से पानी की टंकी स्वीकृत कराई गई थी। उस पानी को जब पानी की किल्लत थी तो हर महीने गर्मियों के सीजन में टैंकरों के द्वारा उनमें पानी सप्लाई किया जाता था और जनता उससे पानी भरती थी। अब क्या हुआ कि अभी 10-5 दिनों से उस टंकी को हमने यहाँ पर अपने जो जलदाय विभाग की ज़मीन है नीचला सोनावा में, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से कुआं था। उस कुएं की ज़मीन को आस पड़ोसियों ने भर दिया था। उस पर हमने पानी की टंकी को रखवाने की वहाँ पर करी थी। आज सभी मोहल्ले के लोग वहाँ पर टंकी वापस रखवाने के लिए जलदाय विभाग से ये कह रहे हैं कि उस टंकी को रखवाओ, लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारी, यहाँ के जयन एक्सन सब लोग जाने किस भ्रष्टाचार में लिप्त है कि 3 घरों के अलावा उस टंकी को नहीं रखे जा रहे। या तो उन्होंने वहाँ पर कोई ना कोई भ्रष्टाचार या कुछ उनसे कहा है जो वो टंकी नहीं रखी जा रही। उनसे पूछना चाहते हैं कि वो टंकी वहाँ पर क्यों नहीं रखी, तब भी सारा मोहल्ला वहाँ पर एक है उस टंकी को रखवाने के लिए। आज यहाँ पर वार्ड के सभी लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि वहाँ पर वो टंकी रखें, जब भी यहाँ से हटेंगे, वरना आज जाम इसी तरह लगता रहेगा। शहर विधायक संजय शर्मा मिनी सचिवालय स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विभिन्न समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे। इस दौरान बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। विधायक संजय शर्मा ने कहा कि शहर पेयजल संकट से जूझ रहा है, लेकिन प्रदेश की सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। विधायक शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने विधायक निधि कोष से 47 वार्डों के लिए कुल राशि 4 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि जलदाय विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है, लेकिन जलदाय विभाग द्वारा ठेका ऐसे ठेकेदार को दिया गया है जो केवल एक बोरिंग मशीन से कार्य कर रहा है। विधायक का कहना है मार्च तक सभी बोरिंग हो जानी थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। सुनिए धरने पर बैठे विधायक संजय शर्मा ने क्या कहा। सबसे बड़ी वजह तो है पानी। अलवर शहर की जनता को पीने को पानी नहीं मिल रहा। 2019 में जब से मैं विधायक बना हूँ और ये समस्या पुरानी समस्या है, लेकिन मैं लगातार प्रयासरत रहा, चाहे विधानसभा का पटल हो, चाहे अलवर शहर में आंदोलन करने की आवश्यकता हो, चाहे एमएलए लैड का उपयोग जनता को पानी की बोरिंग उपलब्ध कराने में रहा हो, चाहे जयसमंद से पानी लाने के लिए रहा हो, चाहे सिलीसेट की योजना बनवा के उसको क्रियान्वित करने के लिए संघर्ष करने की बात हो, मैं लगातार उसके लिए प्रयासरत रहा। अभी 22-23 का जो हमारा बजट था, एमएलए लैड का जो बजट था, उसमें मैंने 4 करोड़ 37 लाख रुपया केवल और केवल हमारी जो ये 47 बोरिंग है अलग अलग वार्डों में, उसके लिए हमने बोरिंग स्वीकृत की थी। और वो चिट्ठी मैंने 12 जनवरी को लिखी थी 2023 में। 13 जनवरी को एएस निकल जाती है, 27 जनवरी को एफएस निकल जाती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी निकलती है, और 14 फरवरी को राशि हस्तांतरित हो जाती है जलदाय विभाग के पास। और आज शुरू हो गया है 2 जून, वर्क ऑर्डर दे दिए, ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि एक मशीन इन 47 बोरिंग को करने के लिए ठेकेदार ने लगा रखी है। मैं बार बार एडिशनल चीफ को, अपने एक्शन को बार बार आग्रह कर रहा हूँ, जो एससी हैं वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते, पलट के फ़ोन नहीं करते, और उनसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि 47 बोरिंग है, इसमें आप मशीन बढ़ाओ तो आम जनता को, जिसके लिए हमने पानी की बोरिंग दी है, हमारा प्रयास ये था कि हम मार्च तक या अप्रैल लास्ट तक इन बोरिंगों को करा लेंगे तो आम जनता को गर्मी में क्राइसिस से, तो पानी का क्राइसिस, उससे निजात मिल जाएगी। लेकिन विभाग के कान पे जू नहीं रेंग रही। साथ ही साथ अभी 2023 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक को 10 बोरिंग और 40 हैंडपंप की स्वीकृति प्रदान की थी उसकी अनुशंसा पे। वो 10 बोरिंग की स्वीकृति मैंने अनुशंसा कर दी, 10 बोरिंग स्वीकृत होकर आ गई। हमारा जो बुर्जा में पंप हाउस है, अलवर शहर का पानी जिससे वहाँ से आता है, 14 बोरिंग वहाँ थी, 2016 में उसका निर्माण हुआ। 14 में से 12 बोरिंग सूख गई, 2 बोरिंग कार्यरत है, तो बुर्जा में हम वहाँ बोरिंग नहीं होने दे रहे। साथ ही साथ जो हमारा जयसमंद, जो लाइफलाइन साबित हो सकता है अलवर शहर का,
उसके लिए नटनी के 12 का बहाव क्षेत्र से पानी आए, उसके लिए पिछले साल हम धरने पे बैठे थे। सिंचाई विभाग ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। उस 6 लाख रुपए मैंने विधायक निधि से सिंचाई विभाग को दिए, क्योंकि दूसरी विधानसभा क्षेत्र लगती है, वो चिट्ठी गई राज्य सरकार के पास। विधानसभा में क्वेश्चन लगा, हमारे जो सिंचाई मंत्री हैं महेंद्रजीत सिंह जी मालविया, उनका और मेरा सदन के अंदर डिबेट हुई, क्योंकि सदन के फ्लोर पे वो प्रश्न आ गया। मंत्री जी की खुद की घोषणा है कि वहाँ पे नटनी के 12 पे हम गेट लगाएंगे भरतपुर बहाव क्षेत्र में। सिलीसेड एक पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जब तक ERCP या चंबल को राशि हस्तांतरित हो जाती है जलदाय विभाग के पास, और आज शुरू हो गया है 2 जून, वर्क ऑर्डर दे दिए, ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि एक मशीन इन 47 बोरिंग को करने के लिए ठेकेदार ने लगा रखी है। मैं बार बार एडिशनल चीफ को, अपने एक्शन को बार बार आग्रह कर रहा हूँ। जो SC हैं वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते, पलट के फ़ोन नहीं करते, और उनसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि 47 बोरिंग है, इसमें आप मशीन बढ़ाओ। तो आम जनता को, जिसके लिए हमने पानी की बोरिंग दी है, हमारा प्रयास ये था कि हम मार्च तक या अप्रैल लास्ट तक इन बोरिंगों को करा लेंगे, तो आम जनता को गर्मी में क्राइसिस से, तो पानी का क्राइसिस, उससे निजात मिल जाएगी। लेकिन विभाग के कान पे जूं नहीं रेंग रही। साथ ही साथ अभी 2023 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक को 10 बोरिंग और 40 हैंडपंप की स्वीकृति प्रदान की थी उसकी अनुशंसा पर। वो 10 बोरिंग की स्वीकृति मैंने अनुशंसा कर दी, 10 बोरिंग स्वीकृत होकर आ गई। हमारा जो बुर्जा में पंप हाउस है, अलवर शहर का पानी जिससे वहाँ से आता है, 14 बोरिंग वहाँ थी, 2016 में उसका निर्माण हुआ। 14 में से 12 बोरिंग सूख गई, 2 बोरिंग कार्यरत हैं, तो बुर्जा में हम वहाँ बोरिंग नहीं होने दे रहे। साथ ही साथ जो हमारा जैसमन, जो लाइफलाइन साबित हो सकता है अलवर शहर का, उसके लिए नटनी के 12 का बहाव क्षेत्र से पानी आए, उसके लिए पिछले साल हम धरने पे बैठे थे। सिंचाई विभाग ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। उस 6 लाख रुपए मैंने विधायक निधि से सिंचाई विभाग को दिए, क्योंकि दूसरी विधानसभा क्षेत्र लगती है, वो चिट्ठी गई राज्य सरकार के पास। विधानसभा में क्वेश्चन लगा, हमारे जो सिंचाई मंत्री हैं महेंद्रजीत सिंह जी मालविया, उनका और मेरा सदन के अंदर डिबेट हुई, क्योंकि सदन के फ्लोर पे वो प्रश्न आ गया। मंत्री जी की खुद की घोषणा है कि वहाँ पे नटनी के 12 पे हम गेट लगाएंगे भरतपुर बहाव क्षेत्र में। सिलीसेड एक पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जब तक ERCP या चंबल का पानी नहीं आए, एक अच्छा स्रोत हो सकता है, जो हमारा खुद का स्रोत है। उसके लिए 35 करोड़ से अधिक की योजना राज्य सरकार के बाद भिजवाई। उसमें माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने सहयोग किया, संभागीय आयुक्त ने सहयोग किया। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, जलदाय मंत्री जी से मिला, सुबोध अग्रवाल जी से मिला जो ACS हैं जलदाय विभाग के, अखिल अरोड़ा जी जो वित्त सचिव है, उनसे फोन पे बात करी। उन्होंने खुद ने उस योजना के बारे में मुझसे कागज मंगवाया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री जी घोषणा करना चाह रहे थे, लेकिन टीकाराम जूली जो अलवर ग्रामीण से विधायक भी हैं और आपके मंत्री भी हैं, उन्होंने इस योजना को रुकवाया। नटनी के 12 से जैसमन पानी आया, उसके लिए उन्होंने बार बार अड़ंगे लाए। बुर्जा हाउस, जो बुर्जा पंप हाउस है हमारा, वहाँ बोरिंग भी वो नहीं होने दे रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले चैनल्स के माध्यम से आप लोगों से बात करी, उसमें उन्होंने कहा कि अलवर शहर की जनता को पानी चाहिए तो वो विधायक के पास जाए, पार्षद के पास जाए, सांसद के पास जाए। उन्होंने मुझसे ये पूछा था, आज जलदाय मंत्री जी से मिला, सुबोध अग्रवाल जी से मिला जो ACS हैं जलदाय विभाग के, अखिल अरोड़ा जी जो वित्त सचिव है, उनसे फोन पे बात करी। उन्होंने खुद ने उस योजना के बारे में मुझसे कागज मंगवाया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री जी घोषणा करना चाह रहे थे, लेकिन टीकाराम जूली जो अलवर ग्रामीण से विधायक भी हैं और आपके मंत्री भी हैं, उन्होंने इस योजना को रुकवाया। नटनी के 12 से जैसमन पानी आया, उसके लिए उन्होंने बार बार अड़ंगे लाए। बुर्जा हाउस, जो बुर्जा पंप हाउस है हमारा, वहाँ बोरिंग भी वो नहीं होने दे रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले चैनल्स के माध्यम से आप लोगों से बात करी, उसमें उन्होंने कहा कि अलवर शहर की जनता को पानी चाहिए तो वो विधायक के पास जाए, पार्षद के पास जाए, सांसद के पास जाए। उन्होंने मुझसे ये पूछा था आपके माध्यम से कि विधायक ने अपनी जो विधायक निधि उसका क्या किया, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि 5 करोड़ मिलते हैं। 4 करोड़ 37 लाख की राशि केवल और केवल पानी के लिए तो मैंने 22-23 के बजट में दी। उससे पहले की अगर वो जानकारी चाहते हैं तो वो तमाम जानकारी उनको उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही साथ मैंने अभी 6 बोरिंग हमारे और वार्डों में, 5 हमारी ग्राम पंचायत जो लगती है उसके अंदर, और मैंने अभी हमारे पार्षदों से भी आग्रह किया है, चाहे वो पार्षद किसी भी दल का हो, कांग्रेस का हो, BJP का हो, निर्दलीय हो, आप मुझे बोरिंग का प्रपोजल दीजिए। सड़क, नाली, सफाई नगर परिषद कर सकती है, नगर विकास न्यास कर सकती है। पानी की बोरिंग के लिए आप आगे बढ़ करके मुझे चिट्ठी दें, मैं निश्चित रूप से जो बजट आएगा, अभी आया नहीं है, उसमें वो स्वीकृति प्रदान करूंगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में प्रचलित है
कि टीकाराम जूली किसके नजदीक है, किसकी कृपा से वो मंत्री बने हुए हैं। मेरा सीधा सीधा आग्रह है अलवर के महाराज जितेंद्र सिंह जी से कि आपने अभी फेसबुक पे एक डाला था कि मैं अलवर की जनता की पीड़ा को देखते हुए चुप नहीं बैठ सकता, मैं उसको हर संभव मदद करूंगा, पानी की समस्या के लिए निजात दिलाऊंगा। तो मेरा जितेंद्र सिंह जी से भी आग्रह है कि उन्हीं का लाडला, उनका वरदस्त प्राप्त मंत्री टीकाराम जूली अलवर शहर के आने वाली हर पानी की योजना को रोकने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो सिलीसेट के बांध की योजना हो, चाहे जैसमंद भरने की बात हो। और मेरा आरोप ये भी है कि जलदाय विभाग जिस तरह से काम कर रहा है उसमें निश्चित रूप से श्रम मंत्री, जो पहले श्रम मंत्री थे आजकल जेल मंत्री हैं, कहीं हो सकता है कि उनका दबाव भी हो कि अलवर शहर की जनता को विधायक निधि की जो बोरिंग है जो सरकार से वो स्वीकृत करा के लाया है उनका पानी नहीं मिले, इसलिए हो सकता है कि उसने दबाव बना करके अधिकारियों पे काम को स्लो कर रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय जितेंद्र सिंह जी से भी आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे मंत्री को दंडित करें और वो लगातार जिस प्रकार की योजनाओं को रोकने का काम कर रहा है उसको फलीभूत ना होने दें और अलवर शहर की जनता को राहत प्रदान करें। सांसद बालकनाथ द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ टोंट मारने और कोरी घोषणाएं करने के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने बालकनाथ को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर बालकनाथ तथ्यों पर डिबेट करना चाहते हैं तो कांग्रेस के नेता इसके लिए तैयार हैं। अगर वह मुझे भी सक्षम या योग्य मानते हैं तो वह भी डिबेट में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा, पीएम ने 2 बार घोषणाएं की, वह खुद भूल गए। प्रदेश कांग्रेस सरकार ने झालावाड़ से अलवर तक के लिए 1000 करोड़ की डीपीआर तैयार की, लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा कार्य योजना को अवरुद्ध किया गया। बीजेपी को डर है कि अगर प्रदेश कांग्रेस सरकार इस योजना को लाकर लोगों के कंठ गीले करती है तो इसका क्रेडिट कांग्रेस को चला जाएगा। सुनिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा। या वो कुछ भी कह सकते हैं, गुमराह भी कर सकते हैं। तथ्यों पर अगर वो बात करना चाहते हैं तो एक दिन एक डिबेट रखनी चाहिए उनको, उसके अंदर हमारे कांग्रेस के भी नेता आ जाएंगे। अगर वो मुझे सक्षम मानते हैं, मेरी हैसियत मानते हैं, तो मैं भी आ जाऊंगा वहाँ उस मीटिंग के अंदर और फिर वहाँ तय कर लेंगे कि कौन क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने एक योजना बनाई थी अलवर की, जिसके ऊपर 1000 करोड़ सैंक्शन भी हो गया था, डीपीआर भी बन गई थी, क्या एक ऐसा उनने सोचा कि अलवर को प्यासा हम रखें और पूरी योजना को कैंसिल कर दिया। फिर उसमें दूसरी कुछ जिलों की योजना बना दी, वो भी कैंसिल हो गई। अब जब ERCP की योजना मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, एक पूरी योजना बनी है, इसमें टोंक से लेकर झालावाड़ से लेकर और अलवर तक की योजना है, उसको क्यों स्वीकृति नहीं दे रहे हैं? मोदी जी ऑलरेडी उसके ऊपर 2 बार उसकी घोषणा कर चुके हैं। राजस्थान सरकार जब अपना खुद के संसाधन से वो योजना चलाना चाहते हैं तो आपको चिट्ठी ऊपर से आती है कि उसको आप नहीं शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी जो एक घटनाक्रम रहा है, उसके लिए माननीय सांसद जाएं प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी, वहाँ के सारे नेता, उन सबों ने 10-10 बार समय मांग लिया है प्रधानमंत्री जी से, चिट्ठी उनको लिख दी है, आग्रह कर लिया है, लेकिन वो काम नहीं होना चाहते हैं। गढ़ी सवाई राम में नंदलाल मीना की अध्यक्षता में शुक्रवार को नवनियुक्त सर्कल अध्यक्षों का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान किट वितरण, आगामी संगठन विस्तार एवं 18 जून को गंगानगर महारैली को सफल बनाने पर चर्चा की गई। बैठक को प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल मीना, संजय मोदी, दिव्यूद शर्मा, जगन्नाथ गोयल, सलामुद्दीन, TR सैनी, रुजदार खान ने संबोधित किया। बैठक में क्षेत्र के नवनियुक्त सर्कल अध्यक्ष अमित शर्मा, जगदीश मीना, महादेवी सोनी, लोकेश सैनी, किशोर प्रजापत, प्रताप सिंह, सुरेंद्र मीना सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस दौरान मीना ने अपने भाषण से कार्यकर्ताओं में जोश भरते संगठन निर्माण कार्य तेजी से करने और आगामी रैली में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से पहुंचने की अपील की। टपुकड़ा से करीब 350 यात्रियों का दल बालाजी भक्त मोनू गर्ग के सानिध्य में सुबह 5 बजे रवाना हुआ था। यह दल कोकिला वन, मथुरा, वृंदावन और बरसाना की यात्रा करेगा। कोकिला वन में श्री शनिदेव महाराज, बजरंगबली, राधा कृष्ण जी के दर्शन कर भंडारे का आनंद लिया। तदुपरांत वहां से मथुरा के लिए प्रस्थान किया और रमन रेती के दर्शन कर कुंड में स्नान किया। वृंदावन के मशहूर प्रेम मंदिर पर भारी भीड़ के बीच भक्तों ने सुंदर झांकियां, रंगीन फव्वारों का आनंद लिया और श्री राधा रानी और कृष्ण जी के दर्शन के रात्रि का भोजन प्राप्त कर वापस टपुकड़ा के लिए प्रस्थान किया। मोनू गर्ग और उनके सहयोगियों ने यात्रा की व्यवस्थाएं संभाली। वही भक्तों का कहना था कि यात्रा में खूब आनंद बरसा, आगे भी इस प्रकार की यात्राएं होती रहेंगी।
रेणी क्षेत्र के अंतर्गत माचाड़ी कस्बे के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान में पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह, मंत्री टीकाराम जूली, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह एवं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा ने अलवर राज्य के संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने अलवर राज्य के संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह की जयंती के अवसर पर कहा कि अलवर का इतिहास हजारों वर्षों पुराना रहा है, जिसमें अनेक राजाओं ने अलवर के सामाजिक एवं भौगोलिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता को तोड़ते हुए अलवर ने अनेक आंदोलन किए गए, जिनमें राज परिवारों ने अपनी महती भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन को राहत प्रदान करने के लिए महंगाई राहत कैंप आयोजित कराए जा रहे हैं, जिसका आमजन जागरूक रहकर लाभ उठावे। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के विकास की विभिन्न सौगातें दी हैं। सड़क, विद्युत, चिकित्सा, रोजगार, पर्यटन, उद्योग आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि माचाड़ी में अनेक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। उन्होंने कहा कि यहाँ का किला पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक है, जहाँ करीब 4 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग वर्तमान समय में रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने माचाड़ी कस्बे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन बनवाने की घोषणा भी की। वहीं पर्यटन अधिकारी टीना यादव ने कहा कि राजगढ़ कस्बे का इतिहास बहुत पुराना है। ये कस्बा प्राचीन काल में अलवर जिले की राजधानी रह चुका। इस कस्बे में कई प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिनका संरक्षण जरूरी है। इस कस्बे में संतों ने तप किया, इसलिए यह कस्बा तपोभूमि स्थल कहलाता है। पर्यटकों की वजह से इस कस्बे का विकास होना जरूरी है। कार्यक्रम में मंच का संचालन हेमंत दीवान द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाम 7 बजे से किया गया। राव राजा प्रताप सिंह जी की जयंती समारोह है, जिन्होंने अलवर राज्य की स्थापना 1740 में की और अलवर राज्य का न केवल राजपूत एक पूरे देश में नाम हुआ। महाराजा जय सिंह जी का अब उनके उत्तराधिकारी भवन जितेंद्र सिंह जी, जिनको कांग्रेस पार्टी ने विधायक बनाया, कांग्रेस पार्टी से केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। तो अलवर के राज परिवार से जुड़े लोगों का एक बहुत ही सुनहरी हिस्ट्री है, बहुत ही बहादुर के किस्से हैं। और महाराजा जय सिंह जी का तो राउंड टेबल जो हुई कॉन्फ्रेंस, उसमें भी आपने शिरकत की। गांधी जी के बहुत ही मतलब से गांधी जीवन, गांधी दर्शन के बहुत ही फॉलोवर थे और फ्रीडम की जो मांग करी, उनमें महाराजा जय सिंह जी जो अलवर के राजा थे। आज ये जो माचाड़ी जो किला है, इस किले के लिए हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने 4 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि दी है। क्या माता जी का मंदिर है, किले का जीर्णोद्धार होगा। अलवर जिले के विकास के वजह से इस सरकार में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत फैसले किए हैं। वह रोड को ऊपरकोटपुरी को जिला दे दिया, खैरतल को जिला दे दिया। अलवर अपने आप में ही जो भाव साहब के रहते जब केंद्रीय मंत्री थे, तब भी भारत सरकार से भी बहुत फंड आया। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 500 बजट में, वैसे तो राजस्थान को बहुत बड़े बड़े तोहफे दिए हैं। कल ही उन्होंने 1045 पे हमारे प्रदेश की जनता के लिए जो 100 यूनिट बिजली बिल्कुल कंप्लीट फ्री कर दी और 100 यूनिट ऊपर भी उसमें सरचार्ज सारे माफ़ कर दिए। ये बहुत ही हिस्टोरिकल फैसला है, बहुत ही बड़ी सौगात है, जिसमें राजस्थान का ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो इस फैसले से उसको लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये निकलता है कि मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार की कथनी करनी में अंतर है। वो पुरोपुअर नहीं है, वो विशेष लोगों के लिए फैसले करती है। हमारी सरकार पुरोपुअर है, वो मध्यम वर्गीयों के लिए है, मध्यम दुकानदारों के लिए। राहुल गांधी की जो सोच है, उसको हमारी प्रदेश की सरकार ने आगे बढ़ाई। अलवर जिले के नीमराना थाना पुलिस सहित जिला स्पेशल टीम ने ब्लाइंड मर्डर का 48 घंटों में खुलासा कर दिया है। सिलारपुर सरपंच पति दिनेश कुमार यादव की हत्या की मुख्य वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सरपंच की हत्या की साजिश रचने वाले मुख्य सरगना सत्यप्रकाश उर्फ सत्या उर्फ चनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए जनप्रतिनिधि की हत्या दिन दहाड़े गोली मारकर की गई। इस बात को लेकर ग्राम पंचायत सिलारपुर, नीमराना और आसपास के ग्रामवासियों में काफी रोष बना हुआ था। मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित कर अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए संदिग्ध
अपराधियों की धरपकड़ करते हुए कार्रवाई की गई। साइबर टीम की सहायता से संदिग्ध आरोपियों की पहचान करते हुए पूछताछ की गई, जिस पर टीमों द्वारा आरोपी सत्य प्रकाश उर्फ सत्या उर्फ चनिया पुत्र हिम्मत यादव निवासी नागोड़ी थाना नीमराना जिला भिवाड़ी अलवर को दबोचा, जिसने बताया कि शराब ठेके पर किसी बात को लेकर आपस में गंभीर मारपीट हुई और पूर्व में एक दूसरे की शिकायत होने पर भी सरपंच दिनेश कुमार और उसके परिजनों द्वारा मुलजिम सत्य प्रकाश उर्फ सत्या उर्फ चनिया पुत्र हिम्मत सिंह के साथ गंभीर मारपीट की गई, जिस रंजिश को लेकर मुलजिम ने ठान रखी थी कि मौका मिलने पर सरपंच दिनेश यादव को निपटा दिया जाएगा। इस पर सरपंच पति दिनेश यादव की हत्या के उद्देश्य से उक्त मुलजिम द्वारा करीब 1 साल पहले से ही यूपी से हथियार खरीदकर अपने पास रखे हुए थे, जिसने वारदात करने के मौके तलाश करने शुरू किए, लेकिन मुलजिम अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ। अप्रैल 2023 में हनुमान मंदिर मेला बावड़ी पर किसी अन्य लड़कों से मारपीट में सरपंच दिनेश यादव की भूमिका पाई गई, जिस मारपीट एवं झगड़ा में शरीक यशपाल और सचिन से संपर्क किया, जिस पर मुख्य सरगना सत्यप्रकाश उर्फ सत्या ने उपरोक्त दोनों से मिलकर करीब 10 दिन पहले योजना बनाई कि सरपंच दिनेश कुमार की हत्या करनी है। इस पर 30 मई को मुख्य सरगना सत्यप्रकाश उर्फ सत्या के द्वारा शार्प शूटर यशपाल और सचिन को हथियार और कारतूस उपलब्ध कराए, जिसके पश्चात मुख्य सरगना अपने अन्य 2 दोस्तों के साथ हरिद्वार चला गया, जहां पर मुख्य सरगना द्वारा शूटर यशपाल और सचिन से संपर्क कर घटना को अंजाम दिया गया। सिलारपुर गांव के अंदर जो सरपंच पति की जो हत्या हुई थी, उसमें 2 जो शूटर्स थे जिन्होंने गोली मार के जो फरार हुए थे, उन दोनों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है और जो व्यक्ति जिन्होंने उनको हथियार उपलब्ध कराए और इस पूरी प्लानिंग का जो मेन साजिश करता था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। जो प्लानर था जिसने उनको हथियार उपलब्ध कराए, उसका नाम है सत्य प्रकाश, जो नागोड़ी जो गांव पड़ता है उस गांव का रहने वाला है। और 2 जो शूटर्स थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, उनमें एक है सचिन जो आपके गिलोट गांव का रहने वाला है और दूसरा यशपाल जो आपके इसका नागोड़ी का रहने वाला है। अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है, इस पूरे जो विवाद का कारण है पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। ये जो सत्य प्रकाश है, इसके साथ भी इसकी दिनेश यादव की पहले से रंजिश थी, इनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है। यशपाल है, इस ग्रुप के साथ भी कुछ दिन पहले अपने नीमराना में जो मेला पड़ता है हनुमान जी का, उस मेले के अंदर विवाद हुआ था। उस विवाद को लेके अब ये जो भी लोग इससे नाराज थे, 3-4 लोग ये एक साथ इकट्ठे होते हैं। इन्होंने फिर 10 दिन पहले प्लानिंग की कि यार ये सरपंच है, ये बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, कोई काम नहीं करने देता, सारे काम ये खुद करता है, इसको रास्ते से हटाना ठीक रहेगा। इन्होंने प्लान किया और ये जो 2 लड़के हैं शूटर्स, ये एग्री हुए और इनको ठीक वेपन, ये जो सत्य प्रकाश है इसने इनको वेपन उपलब्ध कराए और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी पूछताछ में सारा विस्तृत खुलासा हुआ। बाकी जो हमारी टीमें हैं, 6 टीमें इस पूरे काम में लगी हुई थी और अभी भी जो दोनों शूटर्स हैं वो हमारी पकड़ से दूर हैं, अभी उनके पीछे हमारी दोनों टीमें लगी हुई हैं। सर, घटना को किस तरह अंजाम दिया था, कितने बजे इसने रेकी की थी, क्या था पूरा घटना? कि जो ये मतलब जिन्होंने ये जो अपने सत्य प्रकाश है जिसको पकड़ा है, ये तो घटना से 1 दिन पहले प्लानिंग करके और छोड़ के मतलब अपने हरिद्वार चला जाता है अपने कुछ साथियों के साथ। और एग्जैक्ट इन्होंने पहले रेकी की है क्योंकि गांव के इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं दोनों। तो वो जब दोनों पकड़ में आ जाएंगे तो उनकी प्लानिंग उस टाइम समझ में आएगी। हत्या का जो टाइम था प्रोबेबल जो हमने ठीक वीडियोस के थ्रू हमने देखा है 8:30 बजे के आसपास ये वारदात है। 5-10 मिनट पहले हो सकते हैं, 5-10 मिनट बाद में हो सकते हैं। तो इसकी पूरी ट्रेल हमारी टीम ने बनाई और वो कौन लोग थे, क्योंकि 2 चीज़ें आ रही थी। कभी लोग कह रहे साहब 2 मोटरसाइकिल आई थी, दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे। इस वजह से उस बाइक को आइडेंटिफाई करने में हमारे को टाइम लगा क्योंकि बहुत सारी जगह कैमरा बंद थे और उस पर्टिकुलर टाइम पे आसपास जितने भी कैमराज हैं, क्योंकि उस एरिया में लाइट नहीं आती सुबह मॉर्निंग उस टाइम में। फिर हमने पूरी ट्रेल निकाली, हरियाणा तक हमारी टीम में गई लगी, फिर कैमरे में हमने वो ट्रेल निकाली, फिर उन दोनों को हमने आइडेंटिफाई करवाया और फिर पता लगा कि यही 2 लोग हैं जो गांव से भी गायब हैं उस दिन के बाद में। फिर हम इस पर जीरोइन किया। इतने में ये जो अपने देहरादून ये अपने जो गए हुए थे हरिद्वार साइड घूमने के लिए, ये लोग भी वापस आ जाते हैं। फिर हमारी साइबर की टीमें लगी हुई थी, पूरा एनालिसिस करके फिर हमने इस मामले का खुलासा किया। सर, हथियार कहाँ से इन्होंने लिए थे, क्या उसके भी पूछताछ जारी है। अभी जो अपने सत्य प्रकाश मुलजिम है, इसने उपलब्ध कराए, अब ये कहाँ से लेके आए उसके बारे में हम उसको पुलिस रिमांड पे लेंगे, तब ये चीज़ें बाकी चीज़ें खोलेंगे। सर, हथियार किस तरह, जो आप कह रहे हो रंजिश थी, क्या रंजिश से पहले इनको मारने की धमकी मिली थी पहले भी, या सीधा ही उन्होंने हत्याकांड कर दिया? अभी जो दोनों जो शूटर हैं वो दोनों शूटर आता जाएंगे तो और विस्तृत खुलासा होगा। अभी जो जिसने आम सप्लायर है उसने जो चीज़ें हमारे को बताई है
उसमें यही है कि साहब मेरी भी पहले लड़ाई हुई थी, ये जो शूटर है इसमें जो अपने मतलब यशपाल नाम का लड़का है, कुछ दिन मेले में ठीक लड़ाई हुई है, तब भी ठीक सरपंच आया है। तो ये कई इवेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, पुराना गुस्सा भी है, नए इवेंट्स भी हैं। जब वो दोनों एक बार शूटर हमारे आता जाएंगे तब और क्या रीजन रहे उसका खुलासा होगा। सर हथियार कहाँ से खरीदे ले? हथियार अभी उससे विस्तृत पूछताछ में जब हम उसकी पुलिस कस्टडी में लेंगे तब बाकी चीज़ों को खुलासा होगा कि हथियार कहाँ से लाया, पैसा किसने दिया। तो अभी और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, अभी हम यही नहीं करें कि 3 ही लोग शामिल हैं, उसके ऊपर जांच चल रही है। गांव में इस तरह की चर्चा है कि शूटर जो मारने से पहले एक बार इसके घर पर भी आए थे दोनों, वहाँ पूछने के बाद फिर वो खेत में गए हैं। ऐसी इस तरह की अफवाहें गाँव में अफवाह देखो 50 टाइप की चल रही है, तो उनका तो अभी जब वो शूटर आता है तब क्लैरिफाई हो जाएगा वो गाँव में गए थे नहीं गए थे। हाँ, ये वेल प्लान्ड मर्डर किया है, मतलब कहने का मतलब। मर्डर तो प्लान्ड है ही, उसमें कोई डाउट नहीं, प्लान्ड है, बिल्कुल है। और ये 10 दिन से इनकी चल हाँ, इसने जो बताया कि 10 दिन से हमारे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी और लंबी भी हो सकती हैं। जब तक अभी हम इसको पीसी रिमांड में लेंगे, पुलिस कस्टडी में लेंगे, उसके बाद पूछताछ होगी और जब वो दोनों शूटर आता जाएंगे तो इसको और चीज़ें खुलेंगी। गौशाला या और कहीं मारने का प्लान भी था इनके? अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं। अभी मारने का प्लान था इनका कि इसको मारेंगे और हथियार दे के हमने जिसको पकड़ा है, जिनका आर्म सप्लायर है मेन, जिसने दिमाग लगाया था, वो वहाँ से चला गया। ठीक है, उसकी लोकेशन उस टाइम में अपने वहाँ पे हरिद्वार में है वो, तो प्लानिंग से किया है इन्होंने ये। अब कहाँ मारने का प्लान था, कहाँ नहीं, जब वो शूटर आएंगे पकड़ में तब चीज़ और क्लियर होगी। हरसोरा पुलिस थाने के पास एक कार अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरी, जिसमें कार चालक घायल हो गया। कार हरसोरा से आलनपुर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान कार अनियंत्रित हो गई और खेत में जा गिरी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना हरसोरा में स्टेट हाईवे 52 पर करीब 2 बजे की है, जहां बालकिशन की ढाणी निवासी सोमवीर पुत्र रामकिशोर जाट कार से हरसोरा से आलनपुर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान पुलिस थाने के समीप कार अनियंत्रित हो गई और खेत में गड्ढे में जा गिरी, जिससे कार चालक सोमवीर जाट घायल हो गया और कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और कार चालक को हरसोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद युवक को डिस्चार्ज कर दिया गया। यूपीएससी परिणामों में देश भर में 19वीं रैंक और प्रदेश में पहली रैंक हासिल करने वाली आईएएस लघिमा तिवारी का हरसाना गांव में लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। हरसाना गांव पहुंचने पर लघिमा तिवारी के स्वागत में हरसाना गांव सहित आसपास के गांव के लोगों ने पलक पावड़े बिछा दिए। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा और माल्यार्पण कर तिवारी का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता विजय समर्थ लाल मीणा, भाजपा नेता प्रदीप जैन, प्रभुदयाल मीणा, घनश्याम तिवारी, राहुल पटेल सहित अनेक गणमान्य लोगों द्वारा आईएएस लघिमा तिवारी और उनके पिता सतीश तिवारी का माल्यार्पण और साफा बंधन कर स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में हरसाना गाँव के ग्रामीण मौजूद रहे। गौरतलब है कि आईएएस लघिमा तिवारी हरसाना निवासी है। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के ग्राम हरसाना के मुंडजोरी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। समारोह में भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विजय समर्थ लाल मीणा, भाजपा के पूर्व जिला मंत्री नेता प्रदीप जैन मौजपुर और पूर्व जिला मंत्री मुकेश पटेल का साफा बंधन और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। भंडारे के दौरान पूर्व पंचायत समिति सदस्य छोटेलाल मीणा, पूर्व भाजपा जिला मंत्री मुकेश पटेल, राजपाल चौधरी, घनश्याम सैनी आदि उपस्थित रहे। खैरतल कस्बे में शुक्रवार को स्वामी गोपाल गिरी महाराज की 18वीं पुण्यतिथि पर स्वामी ध्यानगिरी सेवा समिति द्वारा चूड़ी मार्केट के सामने प्रसाद और मीठे पानी का वितरण किया गया। गोविंद रोगा ने बताया कि सुबह आरती होने के बाद 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक प्रसाद और मीठा पानी पिलाया गया, जिसमें आसुमल के द्वारा दीप प्रज्वलित करवाया गया, जिसमें मुखी टीकम दास, वासुदेव दास, हरीश रोगा, अशोक डाटा, नवल बाबूलाल सहित दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं पूरन सोनी, संजय नक्षत्र, हरीश सहित अन्य लोगों द्वारा सेवादारी की गई। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में इन दिनों हरे वृक्षों की कटाई जोरों पर है। वर्षों से लकड़ी तस्कर प्रतिबंधित हरे और सघन वृक्षों का सफाई करने में लगे हुए हैं। इसी तरह सहजपुर के जंगल में लकड़ी तस्करों ने एक विशाल पीपल के पेड़ को कुछ ही घंटों में जड़ से काट डाला। सुबह जाग होने तक तस्कर आधे पेड़ को मशीन से उठवा कर ले जा चुके थे। सहजपुर निवासी मास्टर कुंदन लाल ने पुलिस कंट्रोल को हरे पीपल के पेड़ की कटाई की सूचना दी, लेकिन बगड़ तिराय पुलिस मौके पर पहुंची और खाना पूर्ति कर वापस आ गई। इसलिए जाडोली निवासी लकड़ी तस्कर अयूब खान के खिलाफ बगड़ तिराय थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसके पश्चात लकड़ी तस्करों ने दबंगई दिखाते हुए रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी पेड़ को काटना बंद नहीं किया। इससे पुलिस की मिलीभगत देखने को मिल रही है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बामपोली गांव में चल रहे महंगाई राहत कैंप में तहसीलदार धीरेन्द्र करदम से पीपल के पेड़ को काटने वाले तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं भाजपा नेता जय आहूजा ने बताया कि जाडोले गांव के अयूब खान लकड़ी तस्कर ने हरे पीपल के पेड़ को जड़ से काट डाला।
थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी लकड़ी तस्कर पीपल के पेड़ को काटते रहे। विशेष समुदाय के लोगों का मंसूबा हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, क्योंकि पीपल पेड़ में देवी देवता निवास करते, इसलिए हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती। प्रशासन को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आज हम लोग यहाँ बाम्बोली में जो प्रशासन का कैंप है, इस कैंप में ज्ञापन देने आए हैं। सहजपुर गांव के रेवेन्यू एरिया में किसी की निजी ज़मीन पर एक पीपल उगा हुआ था, उसको जाडौली के निवासी अयूब खान ने काटा है और वो पब्लिकली ये एक्सेप्ट करता है कि उसने 200 से ज़्यादा पीपल काटे हैं और इसके पीछे कोई लाभ पाने का मंशा नज़र नहीं आती है। मूल रूप से हिंदू समाज पीपल की पूजा करता है भगवान विष्णु का रूप मान के। विज्ञान भी ये कहता है कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, यानी जीवनदायी प्राणवायु देता है। ऐसी हरी वनस्पति को काटना हमारे एक्ट में भी अपराध है। बगड़ में तिराया थाने के अंदर इसका कंप्लेंट भी फाइल हुई है। पहले भी लगातार कंप्लेंट फाइल हो चुकी है इस व्यक्ति के खिलाफ। प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, इसके लिए हमने एक ज्ञापन दिया है और हमने प्रशासन को कहा भी है कि इस प्रकार की गलत गतिविधियों को रोका जाए। यदि प्रशासन नहीं रोकेगा और किसी दिन ये व्यक्ति ग्रामीणों के हाथ आ गया तो लोग इसको ठोकेंगे। ठोकने के बाद फिर तुरंत हल्ला कर देगा पूरा वामपंथी मीडिया और कांग्रेस सरकार के नज़दीकी लोग के मॉब लिंचिंग हो गई है। तो इस प्रकार की गतिविधियां रुकें, प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि सरकार अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने में विफल रही है, फिर भी भारत का नागरिक होने के नाते और स्थानीय विषयों पर काम करने के नाते हमारी जिम्मेदारी थी, इसीलिए हमने ज्ञापन दिया है। रिवाला धाम मलपुरा में 108 कुंडीय संकट मोचन महायज्ञ 30 मई से चल रहा है, जहां 3 जून को रिवाला धाम में स्वामी रामदेव हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। आपको बता दें कि महंत गणेशानंद ने बताया कि रिवाला बाबा की दशमी के पावन पर्व पर दुर्लभ जड़ी बूटियों एवं देसी गाय के घी से 11 लाख आहुतियों द्वारा 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस 6 दिवसीय संकट मोचन महायज्ञ का आयोजन 30 मई से 4 जून तक किया जाएगा। इस 108 कुंडीय महायज्ञ में शामिल होने के लिए 3 जून को बाबा रामदेव आ रहे हैं। धाम में 30 मई से 4 जून तक भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से आने वाले भक्त बाबा की प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। समाचारों में वक्त हो चला अब एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। खैरतल नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी ने अपने जन्मदिन को यादगार बनाते हुए हरसोली रोड पर स्थित गुप्ता नर्सिंग होम के सामने राज्य सरकार द्वारा संचालित इंदिरा रसोई में जरूरतमंदों को भोजन कराया। वहीं लाभार्थियों द्वारा दी जाने वाली टोकन की राशि विक्की चौधरी ने स्वयं इंदिरा रसोई संचालक को अदा की। जरूरतमंदों को इस मौके पर अपने हाथों से लड्डू खिलाकर और भोजन कराकर उनका मुंह मीठा कराया। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा रसोई भोजन योजना में कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इस संकल्प के साथ शुरू की गई थी। यह योजना राजस्थान में गरीबों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। हर गरीब को पौष्टिक अच्छा भोजन इंदिरा रसोई में दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने यहां आए लोगों से भी निवेदन किया कि अपने जन्मदिन और शादी की सालगिरह का कोई भी मौका हो, इस मौके पर हमें इस तरह के आयोजन कर गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इस दौरान रेड कैप ट्रस्ट के आचार्य करण और रसोई में भोजन करने वाले लाभार्थियों की तरफ से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर कृष्ण चौधरी सहित पार्षद पवन वासु, दीपक यादव, लोकेश हेडाऊ, फूलवती, किरण देवी सहित अनेक महिला पुरुष मौजूद रहे। बानसूर की बेटी अंजलि यादव ने कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम में 98.83% अंक हासिल कर अलवर जिले में प्रथम स्थान तथा राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त कर बानसूर का नाम रोशन किया है। बानसूर के SMS विद्यालय में बालिका अंजलि यादव का निदेशक डॉक्टर शशिकांत बोहरा ने माला और साफा पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। बालिका अंजलि यादव ने कहा कि वह आगे चलकर चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवा देना चाहती है। अंजलि यादव ने अपनी मेहनत का श्रेय गुरुजन तथा माता पिता को दिया। निदेशक बोहरा ने बताया कि बालिका के अलवर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बालिका को 51,000 का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस दौरान प्रधानाचार्य धर्मपाल चौधरी, महेश पारिक, राजकुमार शर्मा सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
RBSC का रिजल्ट आया जिसमें मैंने 98.83% अंक प्राप्त किए। इसका श्रेय मैं हमारे बड़े सर को, सभी टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। इन सभी की मोटिवेशन से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं आगे चलकर बायोलॉजी स्ट्रीम में पढ़ाई करना चाहती हूँ और एक अच्छी डॉक्टर। सरस्वती मॉडर्न स्कूल मानसूर जी, SMS स्कूल, जिसके नाम से हर व्यक्ति इसको जानता है, अपना पुराना रिकॉर्ड दोहराते हुए और आगे भी आज भी वही रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज अंजलि यादव ने मानसूर का नाम राजस्थान में गौरवान्वित किया। ये बालिका रतनपुरा बालास की रहने वाली है। SMS स्कूल में अध्ययन करते हुए इसने 98.83 अंक प्राप्त करके अलवर जिले में और राजस्थान में शायद है, क्योंकि मेरिट जारी नहीं हुई, दूसरा या तीसरा स्थान इसने प्राप्त किया है। ऐसे हमें पूर्ण आशा है। बच्चे की मेहनत और अध्यापकों की लगन और बच्चे की लगन के कारण और अभिभावकों का, इनके पेरेंट्स का हमारे ऊपर संस्था पर पूरा विश्वास के कारण आज ये रिजल्ट हम दे पाए। संस्था ने खुद का रिकॉर्ड ही जो 98.17 था उसको तोड़ते आज 98.83 अंक प्राप्त करके और जिले में नाम गौरवान्वित किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये तो मेरिट बंद कर दी। यदि मेरिट आती है तो निश्चित बालिका दूसरे या तीसरे स्थान पर राजस्थान में मेरिट में आती। SMS विद्यालय के 278 बच्चों ने परीक्षा में बैठे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, वो सभी उत्तीर्ण हुए और 26 छात्र छात्राएँ 90% से ऊपर अंक प्राप्त करके संस्था का नाम गौरवान्वित किया। इसलिए हम इन बच्चों पर और इन बहुत गर्व करते हैं कि हमारे बालकों ने और हमारे स्टाफ ने जो मेहनत की, बालकों ने इनका साथ दिया। पेरेंट्स का हम पर अथक विश्वास, मानसूर के पेरेंट्स SMS पर अथक विश्वास करते हैं, अपना आंख मीच के विश्वास करते हैं कि हमारे बच्चे यदि SMS में गए तो निश्चित है वो हमारा नाम गौरवान्वित करेंगे। उसी को इन्होंने नाम को गौरवान्वित किया है। हम इनके बहुत बहुत आभारी, जिन पेरेंट्स ने हम पर विश्वास किया और बच्चों ने उस संस्था का नाम ऊंचाई पर पहुंचाया, उसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पॉक्सो न्यायालय संख्या 4 के विशिष्ट न्यायाधीश हेमंत सिंह बघेला ने 9 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी महेश गुर्जर को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 27,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि पीड़िता के परिजनों द्वारा थाना टहला में 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम देने का मामला दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस के गहन अनुसंधान और पेश गवाहों एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी महेश गुर्जर को 20 साल का कठोर कारावास और 27,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जानकारी के अनुसार बालिका दुकान पर सब्जी लेने गई हुई थी, जो शाम तक घर नहीं लौटी। तभी गांव के ही 2 व्यक्ति बच्ची को बाइक पर बैठाकर घर लाए और आरोपी महेश गुर्जर द्वारा बांध के पास बच्चे के साथ दुष्कर्म करने की बात कही, जिस पर न्यायालय ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई। श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो संख्या 4 हेमंत सिंह जी बघेला द्वारा कल आरोपी महेश गुर्जर पुत्र श्रवण लाल निवासी कोठड़ी रामपुरा पुलिस थाना टहला जिला अलवर द्वारा किए कृत्य का दंडादेश सुनाया गया है, जिसमें आरोपी के विरुद्ध 5M/6 पॉक्सो अधिनियम में 20 साल का कठोर कारावास, 366 IPC में 5 वर्ष का कठोर कारावास, 363 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और टोटल जुर्माना 27,000 रुपये से जुर्माने से दंडित किया गया है। पॉक्सो संख्या 1 ने महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपियों को 20-20 साल की सजा और 44,000 का जुर्माना किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि 2020 में भिवाड़ी महिला थाना क्षेत्र की पीड़िता ने थाने पर मामला दर्ज कराया कि वह नदी पर लकड़ी लेने के लिए गई थी। तभी वहां पर आरोपी हरजोत और राजेश पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। दोनों आरोपियों ने पीड़िता को फैक्ट्री में ले जाकर बंद कर दिया और 2 दिन तक दुष्कर्म किया। उसके बाद पीड़िता ने महिला थाना पुलिस को पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उसके बाद पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि हरजोत और राजेश के साथ तीसरा आरोपी कालिया भी था, जो गांव लवाना और सीकरी का रहने वाला है। तीनों आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने कालिया को आरोपी बनाने के लिए 319 की दरकार न्यायालय में लगाई थी और न्यायालय ने इस पर तत्काल संज्ञान लिया और न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी कालिया, हरजोत और राजेश को 20-20 साल और 44,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आज पॉक्सो नंबर 1 विशिष्ट न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल जी ने एक 2020 के केस में एक अहम फैसला दिया है, जिसमें जो ये घटना है
वो 2/4/2020 की है और महिला थाना भिवाड़ी की घटना है। भिवाड़ी के अंदर ही खुसखेड़ा थाना के अंतर्गत का ये मामला है, लेकिन महिला के खिलाफ विरुद्ध अपराध होने से ये जो मामला का जो संज्ञान और जो इन्वेस्टिगेशन किया वो महिला थाना भिवाड़ी द्वारा किया गया है, जिसमें आज 2 मुलजिमान राजेश व हरजोत को पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ चालान पेश किया गया था। एक मुलजिम एक अन्य था, उसका नाम था कालिया। उसकी प्रोसिक्यूशन साइड से उसकी एप्लीकेशन लगाई गई कि बालिका ने अपने परीक्षण के दौरान ये बताया कि एक अन्य मुलजिम कालिया था, तो उसकी हमने प्रोसिक्यूशन साइड से एक एप्लीकेशन लगाई। माननीय न्यायाधीश महोदय ने उस पर संज्ञान लिया और उसको भी मुलजिम करार दिया और प्रोसिक्यूशन साइड से कुल 11 गवाह और 41 दस्तावेजों को परीक्षित कराने के पश्चात दोनों पक्षों की दलील सुनी गई और आज इसमें फैसला दिया है, जिसमें 3 मुलजिमान राजेश, कालिया और हरजोत, ये तीनों हैं। ये भरतपुर जिले के लवाना और सीकरी के रहने वाले हैं, लेकिन खुसखेड़ा में ये काम करते हैं। ये तीनों के खिलाफ 20-20 साल की प्रत्येक को सजा और 44,000 रुपये की जुर्माने से दंडित किया गया है। किनके द्वारा आज ये फैसला दिया गया है? विशिष्ट न्यायाधीश महोदय जगेंद्र अग्रवाल जी के द्वारा ये फैसला दिया गया है। मैं विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान, पोक्सो नंबर 1 अलवर। किस तरह इनने घटना को अंजाम दिया था? घटना को जो अंजाम ये क्या है, ये जो घटना है ये 2/4/2020 की घटना है कि ये जो बालिका है ये कोई लकड़ी लेने के लिए अपने घर से किसी नदी में गई थी। तो ये 2 जो मुलजिम हैं राजेश और हरजोत, ये पहले से ही वो घात लगा के बैठे थे। इन्होंने बच्ची को अगवा कर लिया और एक फैक्ट्री में इसको बंद रखा और वहाँ इनके साथ में बार बलात्कार किया गया। ये घटना है। बानसूर के गांव बुटेरी स्थित सूदों की ढाणी में शुक्रवार को शहीद दयाराम गुर्जर की मूर्ति का उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत, किशनगढ़ विधायक दीपचंद खेरिया और पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने फीता काटकर उद्घाटन किया। शहीद दयाराम गुर्जर 1991 में राजपूत बटालियन में भर्ती हुए थे। शहीद दयाराम गुर्जर बीकानेर में 28 अक्टूबर 2021 में तैराकी अभ्यास के दौरान नहर में पैर फिसलने से वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मूर्ति अनावरण के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई और शहीद दयाराम गुर्जर के नाम के जयकारे लगाए गए। इस मौके पर नगरपालिका चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा और बानसूर प्रधान सुभाष यादव कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 6 थानों का पुलिस जाब्ता तथा QRT उपखंड अधिकारी राहुल सैनी, DSP सुनील जाखड़, तहसीलदार राजेंद्र मोहन, रामजीलाल मीणा, हेमराज सिंह, बनवारी लाल मीणा, राजेश कुमार मीणा सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। रेणी उपखंड क्षेत्र के माचाड़ी कस्बे के पाटन रोड पर स्थित नंगेश्वर धाम आश्रम पर 14 मूर्तियों की हुई स्थापना को लेकर चल रहा नवकुंडीय श्री राम महायज्ञ शुक्रवार को संपन्न हो गया। यज्ञ के संपन्न होने से पहले पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ आदि करवाया गया। इसके बाद भंडारे का शुभारंभ किया गया। वहीं साधु संतों ने मिलकर महंत माधवदास महाराज को गद्दी पर बैठाकर आश्रम को सुचारू रूप से चलाने की शपथ दिलवाई। इस कार्यक्रम का मंच संचालन मनसा धाम के महंत मोहनदास महाराज ने किया। इसके बाद सभी साधु संतों को पंगत में बैठाकर भोजन प्रसादी खिलाई गई। कस्बे में श्री राम महायज्ञ के सफलतापूर्वक संपन्न होने और भंडारे के उपलक्ष्य में पद दंगल का आयोजन किया गया। 13 दिनों तक चले इस कार्यक्रम की लोगों ने सराहना की। नागौर से स्थानांतरित होकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बालेटा में प्रधानाचार्य के पद पर आई संगीता गौड़ ने जब इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया तब उन्होंने इस विद्यालय के लिए कुछ करने की कसम खाई थी। यह विद्यालय कभी क्रमोन्नत होकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में तब्दील हुआ है, लेकिन वर्तमान में इस विद्यालय भवन में मात्र 3-4 कमरे ही बने हुए हैं। उनमें माध्यमिक स्तर की कक्षाएं लग पाना असंभव है। अभी विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है, इसलिए नए विद्यार्थियों का प्रवेश जारी है। विद्यार्थियों की शिक्षा में कोई व्यवधान न हो, इसलिए नए भवन की अति आवश्यकता है। नए भवन के लिए भूमि की जरूरत है। इस भूमि के लिए संगीता गौड़ अनेक बार जिला कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली से इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस विषय पर गांव में कई बार ग्रामीणों के साथ मीटिंग भी की है, जिसका निर्णय यह निकला कि कोई भी भामाशाह विद्यालय भवन के लिए भूमि दान करना चाहे या फिर भूमि खरीदने में सहयोग देकर विद्यालय में आने वाले नए छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य में मदद कर सकते हैं। अभी जब ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, इसके बावजूद भी संगीता गौड़ बालेटा जाकर लोगों से इस विषय पर संपर्क कर रही हैं। उनकी इस मुहिम में ग्रामीण लोग, इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, विद्यालय स्टाफ सब उनके साथ लगे हुए हैं।
खेड़ली कस्बे के नगरपालिका अंबेडकर भवन में बने सभागार का उद्घाटन समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि विधायक पुत्र और अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष बैरवा रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा शिलान्यास पट्टिका का उद्घाटन सहित फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का माल्यार्पण और साफा बंधन कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका पार्षद राजकुमार जैन द्वारा कई वर्षों से कस्बे में बनी गंदे पानी की समस्या से निजात दिलाने एवं सीवरेज लाइन डलवाने को लेकर अवगत कराया। वहीं नगरपालिका पार्षद प्रतिनिधि बनवारी लाल जांगिर द्वारा नगरपालिका में रिक्त पड़े पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति कराने सहित परमानेंट ईओ बैठाने को लेकर अवगत कराया तथा जेएन पवन गुप्ता द्वारा स्वीकृत हुई सीवरेज लाइन परियोजना को लेकर हुडको द्वारा लंबित लोन प्रक्रिया के संबंध में अवगत कराया। उधर कार्यक्रम समापन पर नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। आज अम्बेडकर नगर पालिका में अम्बेडकर सभागार का जो भवन का उद्घाटन हुआ है, इसके लिए मैं सभी नगर पालिका के स्टाफ, चेयरमैन साहब, पूरे प्रशासन पूरे खेड़ली ग्राम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो खेड़ली अम्बेडकर भवन का उद्घाटन हुआ है, ये नगर पालिका के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये बहुत ही आलीशान सुविधायुक्त टेक्निकल यूनिट बनाया गया है। इसके लिए मैं चेयरमैन साहब, जेएन साहब और सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो दिन रात मेहनत करके इसका निर्माण करवाया। मीटिंग में सीवरेज लाइन का भी मुद्दा उठाता है, इस पर क्या? सीवरेज की मांग आई है, पहली मांग आई थी। इसके लिए मैं बहुत जल्द मंत्री धारीवाल से मांग करूंगा। मैंने पहले भी करी थी, लेकिन इसके एक साथ मिलकर मैंने चेयरमैन साहब को भी कहा है कि वो जयपुर आए तो हम धारीवाल साहब से मिलेंगे और नगर पालिका खेड़ली में जो सीवरेज की समस्या से दूर करेंगे जल्द से। एक बाईपास पर जो नाला बनाया है वो आधा ही काम छोड़ दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो काम चल रहा है, मेरे चेयरमैन साहब से बात हुई, चेयरमैन साहब ने आश्वस्त किया कि जल्दी उस काम को पूरा करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 10वीं कक्षा के घोषित परिणामों में गोविंदगढ़ कस्बे में भारतीय विज्ञान विद्यालय की छात्रा प्राची अग्रवाल ने 96.50% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं भारतीय आदर्श विद्यापीठ के छात्र अभिषेक बंसल ने 96.33% अंक प्राप्त किए। विद्यार्थियों की सफलता पर खेड़ापति लाइब्रेरी में छात्र अभिषेक बंसल को माला पहनाकर एवं मुंह मीठा कराकर इस सफलता के लिए बधाई दी। अभिषेक बंसल ने अपनी सफलता का श्रेय भारतीय आदर्श विद्यापीठ के गुरुजनों को दिया है। इस स्वागत सम्मान कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सांवलिया राम, नरेंद्र मित्तल, अमित खेड़ापति, विशाल शर्मा सहित खेड़ापति लाइब्रेरी के विद्यार्थी मौजूद रहे। बालक प्रारंभ से ही बहुत मेहनती एवं लगनशील है और जो है ये नियमित रूप से जो है इसकी अध्ययन करने की शैली और विशेष रूप से परिश्रमी है और अपने संकल्प के प्रति दृढ़ जो है प्रतिज्ञ है। इस बालक ने मेहनत परिश्रम करके नहीं 10वीं जो है बोर्ड में 96.33 अंक प्राप्त कर गोविंदगढ़ क्षेत्र का और हमारे इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से इनका और जो है इनके परिवार एवं सभी का जो है हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देता हूं। खैरथल कस्बे में वाणिज्य कर विभाग संभाग अलवर द्वारा शुक्रवार को कस्बे के महावर भवन में आयोजित संवाद कार्यक्रम में व्यापारी संगठनों एवं व्यापारीगण से आमने सामने बैठकर अधिकारियों ने संवाद किया। इस मौके पर व्यापारियों से जीएसटी शुल्क समय पर जमा कराने की अपील की। इससे पूर्व संयुक्त व्यापार महासंघ एवं अन्य व्यापारियों ने आए हुए अधिकारियों का भव्य स्वागत किया और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर रामलाल चौधरी, ज्वाइंट कमिश्नर ओम प्रकाश, डिप्टी कमिश्नर हरिओम मीणा, असिस्टेंट कमिश्नर मुकेश गौड़, ब्रजलाल मीणा ने सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा, व्यापार समिति अध्यक्ष अशोक डाटा, रामदेव नामानी, दामोदर प्रसाद गोयल समेत सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। इस दौरान मंच संचालन रवि चौधरी ने किया। जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने शुक्रवार को राजगढ़ उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने यहां मौजूद व्यवस्थाओं को देखा। इसके अलावा जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने नया गांव बोलका के राजकीय विद्यालय में चल रहे महंगाई राहत व प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का अवलोकन किया। शिविर में लगे स्टॉलों पर पहुंचकर जानकारी ली। इस दौरान शिविर में लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए। इस मौके पर एसडीएम ओम प्रकाश मीणा, तहसीलदार जोगिता मीणा, नायब तहसीलदार छोटेलाल मीणा सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, मैंने जब ज्वाइन किया ना उसके बाद से ज़िले के सभी उपखंडों में मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे टोपोग्राफी का ध्यान रहे, लोकल इश्यूज़ का ध्यान रहे और हमारे ऑफिसर्स के साथ सामान्य वहाँ के क्या इश्यूज़ है, ताकि ज़िला स्तर पर भी बहुत सारे मामले आते रहते हैं और अधिकारियों को यहाँ पे लोकल जो काम कर रहे हैं वो उनको भी अगर कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, इस उद्देश्य से मैं सभी जगह पे जा रहा हूँ। और महंगाई राहत के जो हमारे शिविर चल रहे हैं, स्थायी शिविर भी चल रहे हैं और हमारे अस्थायी शिविर और प्रशासन गांव के संग शिविर भी चल रहे हैं। उन शिविरों में भी जा कर के ताकि काम किस तरह से हो रहा है
क्या लोगों को रिलीफ दी जा रही है जी, उसको देखने के उद्देश्य से मैं जा रहा हूँ। सर आप यहाँ ऑफिस में किया है, किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं गर्मियों को देखते हुए पेयजल समस्या को लेकर? काफ़ी कई समस्या जो मुख्य जो समस्या है पेयजल समस्या। अभी मुझे एसडीएम साहब ने बताया है यहाँ की पेयजल समस्या के बारे में। मैं ऐसी पीएचडी एडिशनल चीफ पीएचडी से चर्चा करूँगा कि किस तरह से जो अभी वर्तमान परिस्थिति में किस तरह से उसका समाधान हो सकता है और भविष्य के लिए किस तरह की योजनाएं बन सकती है। इस बारे में चूँकि मैं सब जगह जा रहा हूँ तो ये भी ओवरव्यू एक ले रहे हैं ताकि अधिकारियों से चर्चा करके कार्य कर सकें। खेड़ली कस्बे के महात्मा ज्योतिबा फूले माध्यमिक विद्यालय की छात्रा यशस्वी मीणा ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 98.50% अंक प्राप्त कर राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम फहराया है। शुक्रवार जैसे ही यशस्वी मीणा का परीक्षा परिणाम आया और उसके राज्य स्तर पर आने की खबर से खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यशस्वी के पिता रामहंस मीणा वरिष्ठ अध्यापक है तथा मां गृहिणी तथा 3 बहनों में बड़ी है। यशस्वी मीणा की आगे चलकर प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा है। यशस्वी के विद्यालय व्यवस्थापक नंदराम सैनी और स्कूल स्टाफ ने डीजे और फूल मालाएं पहनाकर अपने विद्यालय की प्रतिभा को बधाई और शुभकामनाएं दी। मेरा नाम यशस्वी मीणा है। मैं महात्मा ज्योतिबा फूले विद्यालय में पढ़ती हूँ। 10th क्लास में मैंने 98.50% अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं मेरे समस्त गुरुजनों और माता पिता को और परिवार वालों को देना चाहती हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस सफलता पर? मैं सफलता पर बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। आगे क्या बनना चाहेंगे आप? मैं इसके आगे यूपीएससी करना चाहती हूँ। आपके पापा का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम श्री रामहंस मीणा है। पापा क्या काम करते हैं आपके? वो विद्यालय में लेक्चरर हैं। और कुछ भी आप इसको लेकर आगामी जो विद्यार्थी हैं जो 10वीं में आपकी तरह बनने, उसके लिए कुछ विशेष कहना चाहेंगी? मैं इसके लिए कुछ विशेष नहीं कहना चाहती, पर इतना है कि इसके लिए हमें ऐसी सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल उस टॉपिक को समझना ही आवश्यक होता है, उसको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कहते हैं कि 12 घंटे पढ़ो, इतना पढ़ो, वो ज़रूरी नहीं है। बस उसको टॉपिक को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो इतनी खुशी हो रही है कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, और साथ ही ऐसा लग रहा है जैसे बेटी मेरा गुरूर है। और कुछ मैं तो यही कहूँगा, जैसे ज़्यादातर बच्चे सभी पढ़ाते हैं, पर लड़कियों को जो थोड़ा सा हमारे इंडिया में चल रहा है कि लड़कियाँ नहीं, मेरे पास बच्ची हैं और मैं इनको बच्चों की तरह पाल रहा हूँ। और आज मेरी मेहनत, मेरी सोच और उसको मेरी बेटी ने मुकाम हासिल दिया है और वो एक नाम रोशन किया है कि लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं है। अगर माँ बाप ढंग से उनको पालें तो वो अपना नाम रोशन कर सकती हैं। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र के सहजपुर गांव में गोचर भूमि पर शव दफनाए जाने को लेकर बड़े विवाद में गुरुवार देर शाम भाजपा नेता शुक्ल सिंह सहजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विवादित स्थल को देखा और वहां से उच्च अधिकारियों से मोबाइल के जरिए बात कर मामले की पूरी जानकारी ली। उन्होंने वार्ता में बताया कि यहां पर इस प्रकार भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ लोग बाहर से आकर यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब मौसम बदलने वाला है और जो लोग गलत कार्य में लिप्त हैं वह सुधर जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहां पर होगी। मुझे तो कल जयपाल भाई ने सूचना दी फ़ोन से। कल मैं कहीं बाहर था, एक हमारे परिचित हमारे पास काम करता था, उसका भाई गुजर गया था, जवान मौत थी, वो 2 साल शादी को हुए थे। तो इसलिए मैं अभी यहाँ आया हूँ। प्रधान जी हैं और सारे लोग यहाँ कार्यकर्ता हैं और बाकी हमारे गाँव के लोग भी यहाँ खड़े हैं। सबसे पहले सरकारी जो चारागाह है, चाहे गौचर है, जो भी ज़मीन, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, उसकी पैरवी प्रशासन को ही करनी चाहिए। लेकिन प्रशासन इस समय आप जानते ही हो कि दबाव में है। हमारे गांव वाले पैरवी कर रहे हैं तो उनको प्रशासन धमका रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सिस्टम बदलता है, दुनिया गोल है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि वो जो भी उनका लीगल काम है वो करें, नहीं तो हमें कोर्ट की भी शरण लेनी पड़ेगी। और इस तरह जो गलत किया गया है, इस चीज़ को हम तो कहते हैं कि सभी समाजों के बच्चे यहाँ खेलें, सब अपने भैंस बांधो, ढोर बांधो, लेकिन इस तरह को जो इन्होंने कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि ऑलरेडी यहाँ 4 कब्रिस्तान गांव वाले बता रहे हैं और 2 पर्सनल बता रहे हैं, आप उनमें यूज करो। इस तरह का ये भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश है और ये भाईचारा बिल्कुल अपने ये क्षेत्र का नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। मैं इसका सभी गाँव वालों को आश्वस्त करता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर तरीके से ये काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सिस्टम बदलने वाला है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। और मैं फालतू बातें करता नहीं जिस तरह के लोग यहाँ करके जाते हैं। कुछ कब्रिस्तान ये पहले के भी हैं, कब्रें दबी हुई हैं। हमारे पास ही हमारे ही एमएलए था, हमारी सरकार थी, उस समय क्यों हो गए? आज जो लोग भाषण दे के यहाँ जा रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए
गोविंदगढ़ में 222 खालें मिली, उसका क्या हुआ? 36 गायें रघुनाथगढ़ पाटा कटी, उनका क्या हुआ? अभी 4 बच्चे जेल चले गए, उसके जिम्मेदार कौन है? और यहाँ आके सब लोग कह जाते हैं मैं ये करूँगा और वो करूँगा। इस तरह के अनगढ़ बयान नहीं देने चाहिए, इससे हमारे क्षेत्र का भाईचारा बिगड़ता है। सबको आपस में बैठा हो, मैं तो ये कहता हूँ कि सब गाँव वाले आपस में बैठें और उसको हल निकालें, क्योंकि गाँव वालों को हमेशा रहना, हम तो आज आएंगे कल नहीं आएंगे, लेकिन गांव वालों को हमेशा रहना। सभी समाज के लोग 5 आदमी मुखिया चुन के इनका निर्णय करें, नहीं तो फिर हम कर देंगे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव पाली के मुख्य मार्ग पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं। इन गहरे गड्ढों में पानी भरा होने के कारण सड़क दिखाई नहीं देती है, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों सहित ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि ये सड़क अलवर भरतपुर रोड शीतल से होकर घाटपाली, नागल, ठुमरेला, बडेर सहित कई गांवों से होते हुए लक्ष्मणगढ़ मालाखेड़ा रोड पर अहीर के तिबारे को निकलती है। लेकिन ग्रामपाली में इस मुख्य मार्ग पर 1 किलोमीटर तक सड़क पर करीब 2-2 फुट गहरे गड्ढे हो रहे हैं। इन गड्ढों में पानी भरा होने के कारण आए दिन इनमें बाइक सवार गिरते रहते हैं। कई बार इसकी शिकायत विधायक और उच्च अधिकारियों से करने के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के वक्त नेता लोग वोट मांगने आते हैं और देखकर इस सड़क को सही करवाने का आश्वासन देते हैं, मगर जीतने के बाद आज तक किसी भी नेता ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इधर भाजपा मंडल महामंत्री दिनेश गौतम ने बताया कि ग्रामपाली में करीब 1 किलोमीटर तक रोड पर 2-2 फीट के गड्ढे होने से इनमें करीब 20 वर्षों से पानी भरा हुआ है, जिसकी शिकायत कई बार लिखित में विधायक, प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी को दे चुके हैं, मगर आज तक इस सड़क पर किसी का ध्यान नहीं गया, जिस कारण ग्रामवासियों सहित राहगीरों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामपाली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने मेन रोड पे किस तरीके से ये 2-2 फुट गड्ढे हो रहे हैं और पानी भरा हुआ है गंदा, जिसमें आए दिन राहगीर गुजरते हैं और कम से कम ये सैकड़ों गांव के लोग परेशान हैं। और ये शीतल अलवर भरतपुर रोड है, यहाँ से होते हुए मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ जो रोड है उसको जा रहा है और यहाँ से घाट, खुटेटा, नागलटप्पा, ठुमरेला, अहीर का तिबारा करीब सैकड़ों गाँव के लोग यहाँ से निकलते हैं, जो आए दिन यहाँ पानी में, गंदे पानी में गिरते हैं। महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं और हमने कई बार विधायक को, प्रधान को, विकास अधिकारी को, सब जगह हमने उच्च अधिकारी को भी कई बार लिख के दिया है, लेकिन आज तक इस रोड कोई सुनवाई नहीं हुई। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, स्कूल के बच्चे परेशान हैं, तो इसका जल्द से जल्द समाधान हो। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।